हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज के इस डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे फ्लोटिंग फार्म्स के बारे में। आप सबको पता है कि वेदर कंडीशन अपने एक्सट्रीमिटीज की तरफ जा रहा है। हम लोग वॉलेंट फ्लडिंग देखते हैं, सी लेवल राइज देखते हैं। इन सब सिचुएशंस में फार्मर अपने आप में बहुत चिंतित हैं कि फ्यूचर में जो फूड स्कार्सिटी हम सब लोग झेलेंगे। चलो, जो अमीर लोग हैं वो तो महंगा खाना भी खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसे फ्लड प्रोन रीजन में या फिर जहां पर वायलेंट फ्लडिंग हो रही है, जैसे यहाँ पर केरला में आप बात कर सकते हो, तिरुवनंतपुरम में इस टाइम पर काफी फ्लड एरियाज में पूरा घिरा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशंस में जो फार्मर्स हैं उनके पास क्या ऑप्शन बचता है जिससे कि वो एक सस्टेनेबल फॉर्म में फार्म प्रैक्टिसेस को देख सकते हैं। वहीं पर एक सॉल्यूशन निकल कर आता है फ्लोटिंग फार्म्स का। हाल फिलहाल में अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो ऐसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को झेलने वाला 7वां सबसे बड़ा देश है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में फ्लोटिंग फार्म सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका है। वहाँ पर जो भी वहाँ के फार्मर्स हैं, वहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी लोग मिलकर वहाँ पे फ्लोटिंग फार्म्स डेवलप कर रहे हैं। इंडिया भी वहाँ से काफ़ी चीज़ें सीख सकता है। जब भी ऐसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल सिस्टम की बात होती है तो आप सबको पता होगा कि इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हैं जो फ्लड प्रोन रीजन्स में आते हैं। आप ब्रह्मपुत्रा बेल्ट वाला हिस्सा देख सकते हैं या फिर कोस्टल एरियाज ऑफ ओडिशा देख सकते हैं, नीचे आंध्र प्रदेश वगैरह देख सकते हैं। तो इन सब जगहों पर ये फ्लोटिंग फार्म सिस्टम बहुत बढ़िया से काम करेगा। अब ये क्या है, इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। इससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सबके लिए है कि आपको अगर इस प्रेजेंटेशन की पीपीटी वाली पीडीएफ चाहिए तो आप ओनली आईएएस नथिंग एल्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपके मन में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का मन कर रहा है, मतलब कि प्रीलिम्स से रिलेटेड, मेंस से रिलेटेड जो भी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना है, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट dpp.onlyis.in पे विजिट कर सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, मतलब वीडियोस के फॉर्म में देखना है, तो वो फाउंडेशन बैच हो, मेंस का अलग से बैच हो, ऑप्शनल बैच हो, कुछ भी अगर उसको आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप video.onlyis.in पर जाके उसको भी एक बार देख सकते हो। वहाँ पर ट्रायल वीडियोस वगैरह सब कुछ अपडेटेड है। जो भी बैच पसंद है उसको एक बार देख लो आप लोग। फिलहाल फ्लोटिंग फार्म की हम लोग बात कर रहे थे। देखो, फ्लोटिंग फार्म एक ऐसा सिस्टम है एग्रीकल्चर का जो कि अपने आप में सस्टेनेबल है। यहाँ पर हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। यहाँ पर वाटर के ऊपर फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं। आप जैसे यहाँ पर एक फोटो में देख रहे होंगे कि एक्चुअल में ये जो ऊपर ग्रीन ग्रीन वाले एरियाज दिख रहे हैं ना, ये सारे फ्लोट कर रहे हैं। और इसमें खासियत सबसे बड़ी ये होती है कि अगर सी लेवल थोड़ा बढ़ता है या कम होता है तो वो उसके साथ ऊपर नीचे भी फ्लोट कर लेते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कभी भी अगर ऐसे टर्बुलेंस आते हैं ना तो इनका बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये एग्रीकल्चरल सिस्टम सस्टेनेबल फॉर्म में आगे बढ़ता रहता है। टेक्नोलॉजी बेसिकली यही है कि जहां पर प्रोलॉन्ग्ड फ्लडिंग है, ऐसे सिचुएशंस में हम लोग फ्लोटिंग फार्म सिस्टम का यूज कर सकते हैं। ऐसे जगहों पर जहां पर पानी बहुत देर तक वाटर लॉग्ड सिचुएशन आती है ना, जैसे आप केरला वाला सिचुएशन ही देखिए, वहां पर वाटर लॉगिंग की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा है। और भी ऐसे जगहों पर आप देख सकते हैं, हरियाणा रीजन है, पंजाब रीजन है, जहां पर ये वाटर लॉगिंग वाला सिचुएशन है। तो उन सब जगहों पर आपको ये फ्लोटिंग फार्म मैकेनिज्म बहुत अच्छे तरीके से अडॉप्ट हो सकता है। इसके और कुछ खासियत जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। देखो, मैकेनिज्म बहुत सिंपल सा है कि हम लोग एक बेड तैयार करते हैं। बेड कैसे तैयार होता है? बैम्बू वाले स्ट्रक्चर्स आपने देखा होगा, बांस बड़े बड़े होते हैं, उनके अंदर ना एक, आप लोगों ने वाटर हायासिंथ का नाम सुना होगा। आप लोग देखते होंगे कि कहीं पर भी वाटर हायासिंथ, पानी के ऊपर जो पेड़ पौधे तैरते होते हैं उनको वाटर हायासिंथ बोलते हैं। वैसे तो एक स्पेसिफिक प्रजाति है हायासिंथ, लेकिन कॉमनली वही दिखती है हर जगह। तो वाटर हायासिंथ जो होते हैं ना, उनका जो जड़ होता है उससे बैम्बू के स्ट्रक्चर्स में थोड़ा सा ऐसे बुनाई करके एक बेड तैयार करते हैं वो लोग। ये बेड जब तैयार हो जाता है तो उसके ऊपर मान लीजिए वुडन चिप्स होते हैं या तो कोकोनट का ऊपर वाला हिस्सा है, उन सबको लगा के एक लाइट वेटेड एक ऐसा बेड तैयार करते हैं जिसके ऊपर आराम से, ये वैसे तो मेन्योर का भी काम करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये लोग उस पूरे जो बेड है उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। और फिर ये सारे चूंकि बहुत लाइट वेटेड होते हैं तो ये फ्लोट करते रहते हैं। तो नॉर्मली हम लोगों ने जो साइंटिफिकली एक नाम दिया है हाइड्रोपोनिक्स का, जहां पर सॉइल कम यूज होता है, वाटर से ही सारी न्यूट्रिशंस को देने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर जो भी ऐसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जहाँ पर लैंड हम लोग को बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है, उन सब जगहों पर हम लोग ऐसा ही एक बेड तैयार करते हैं और उसके ऊपर हम लोग सीड्स प्लांट करके उसकी खेती कर लेते हैं। नॉर्मली देखा जाता है कि क्या खेती करते होंगे। देखो, आप लोग रोज खाते हो, करेला खाते हो, पसंद नहीं आता होगा।
करेला या फिर पालक खाते होगे आप लोग, पालक की भी खेती हो सकती है यहाँ पर, भिंडी खाते हो, भिंडी की भी खेती हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिसकी खेती इन फ्लोटिंग फार्म्स पर हो सकती है। तो जो फूड स्कार्सिटी की मैं बात शुरुआत में कर रहा था, ये तो ऐसे ऐसी जगह है ना जहाँ पर पानी की कभी कमी होगी नहीं और पानी हमेशा रहेगा। साथ ही साथ कहीं मतलब बहुत ज़्यादा हाईली मैकेनाइज्ड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है, सेंचुरी ओल्ड सिस्टम ट्रेडिशन है ये। तो उसको बस ये लोग अब वापस से रिवाइव कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लोटिंग फार्म्स का बेसिक मैकेनिज्म क्या है, कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं, कहाँ पर यूज़ हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पर भी ऐसे आप लोग देखते होंगे क्विक रॉटिंग वाटर रॉट्स होते हैं, वाटर प्लांट्स होते हैं, जैसे कि वाटर हायसिंथ की हम बात कर रहे थे। तो इनके ऊपर ही ऐसे फ्लोटिंग एग्रीकल्चरल सिस्टम को हम डेवलप कर सकते हैं, फ्लोटिंग बेड बना सकते हैं। साथ ही साथ हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चरल सिस्टम में हम यूज़ कर सकते हैं और ब्रैकिश वाटर बॉडीज़ भी मैंने आपको बताया, वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक फैक्ट जो लिखा नहीं है, सबसे पहले तो आप वो देखो कि बांग्लादेश में ना इसको बहुत अलग-अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि एक होता है धाप, एक होता है बैरा। तो ये सारे नाम भी रीजनल नेम्स हैं। इनको आप थोड़ा-सा जानते रहो कि धाप और बैरा कभी यूपीएससी पूछती है किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए फ्लोटिंग फार्म से रिलेटेड है। और साथ ही साथ दूसरा जो यहाँ पर फैक्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश ने बहुत अच्छे तरीके से इसको डेवलप कर रखा है। तो 2014 दिसंबर या फिर कहीं जगह पर 2015 दिसंबर था। डेट में थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है मुझे। बट सिचुएशन ये है कि यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एफएओ ने बांग्लादेश के इस हाइड्रोपोनिक सिस्टम को, फ्लोटिंग फार्म सिस्टम को ग्लोबली इंपॉर्टेंस का वाला दर्जा दे दिया। जो गियास होते हैं ना, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन को भी अभी हम देखेंगे। ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, मतलब कि जो भी सेंचुरी ओल्ड ऐसा इनोवेटिव तरीका होता है जिससे कि हम लोग सस्टेनेबिलिटी की ओर जाते हैं, हम लोगों की एडेप्टेबिलिटी बढ़ती है, ऐसे एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स को ग्लोबली इंपॉर्टेंट का दर्जा दिया जाता है। अब यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा था? इसने पूछा था कि एफएओ ने जो गियास का स्टेटस देना स्टार्ट किया है, इस इनिशिएटिव में आखिरकार इसका ओवरऑल गोल क्या है? पहला स्टेटमेंट बोलता है कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसमें प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो भी फार्मिंग मेथड्स हैं उनको ट्रेन करते हुए एक फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं लोकल कम्युनिटीज़ को, जिससे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और अच्छे से इन्हांस हो सके। अब यहाँ पर नाम अगर पढ़ा जाए तो इसका नाम ही लिखा हुआ है कि ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, मतलब कि ऐसे एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम है, मतलब हेरिटेज की जब बात होती है तो सेंचुरी ओल्ड कोई ट्रेडिशन चल रहा होगा। अब उसको ये अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर देंगे तो उस पुराने सिस्टम का क्या यूज होगा? तो पहला स्टेटमेंट डेफिनेटली गलत ही होगा, है ना? उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं देना है, उनको बस रिकॉग्नाइज करना है ताकि ग्लोबली इस चीज को लोग अडॉप्ट कर सकें। सेकेंड स्टेटमेंट है कि इको फ्रेंडली ट्रेडिशनल फार्म प्रैक्टिसेस को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना, उनको सेफगार्ड करना, और वही एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी और जो उनका नॉलेज सिस्टम है लोकल कम्युनिटीज़ का, उसको बाकी जगहों पर भी फैलाना। डेफिनेटली ये स्टेटमेंट गियास के हिसाब से सबसे अप्रोप्रिएट है। सेकंड स्टेटमेंट डेफिनेटली सही है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करें, वैसे अगर हम देखें तो हमारा आंसर अभी तक दो ऑप्शंस वैसे ही एलिमिनेट हो गए थे। सेकंड ऑप्शन हमारा वैसे भी सही ही होता। तो अब देखना है कि थर्ड स्टेटमेंट सही है कि नहीं। टू प्रोवाइड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस टू ऑल द वेराइटीज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन सच आइडेंटिफाइड गियास। देखो मतलब ये जो जीआई टैग्स होते हैं ना, ये किसी एक पर्टिकुलर जगह के ओरिजिन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। उसका इस ट्रेडिशन से कोई मतलब ज़्यादा लेना देना नहीं है। और वो भी जब बात हो रही है ऑल द वेराइटीज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आंसर सिंपल सा है, 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। आपने पहले ही देख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हम अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसमें ये फ्लोटिंग फार्म्स कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। एक जो हम बोल रहे हैं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए एग्रीकल्चरल फार्म प्रोड्यूस को बढ़ाने का, फूड स्कार्सिटी को कम करने का, वो कैसे है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड। फूड सिक्योरिटी सिंपल, इसका मतलब ही यही है कि जिस हिसाब से अभी ऐसे जगहों पर जहाँ पर हम फूड या वेजिटेबल फ्रूट्स ये सब उगा ही नहीं पा रहे थे, वहां पर एक सस्टेनेबल सिस्टम डेवलप करने की बात हो रही है। तो डेफिनेटली जो भी आसपास के शहर होंगे या फिर जो भी डेवलप्ड जगह होंगे, वहां पर फूड सप्लाई करने का काम आएगा। और साथ ही साथ जो गांव के लोग हैं वो भी एक तरीके से फूड सरप्लस में आ जाएंगे। तो वहां पर जो फूड सिक्योरिटी है डेफिनेटली वो इंश्योर होगी। मेंटेनेंस की इसको कम ज़रूरत होती है। तो देखो, हमें ऐसा ही एक सिस्टम चाहिए जिसमें मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो। क्यों? क्योंकि इसमें एक्चुअल में फार्मर्स इन्वॉल्व है। तो फार्मर्स के लिए हम लोग ऐसा कोई भी सिस्टम डेवलप नहीं कर सकते जिसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट की उनको ज़रूरत पड़े। तो एक ऐसा सिस्टम है जो कि लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव की वजह से हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर
रोजगार का भी बढ़िया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छे से डेवलप हो जाएगी। पीसी कल्चर की बात हो रही है। पीसी कल्चर क्यों? क्योंकि देखो जब ये फ्लोटिंग बेड ऊपर रहता है तो इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वहां पर हम लोग आराम से फिश फार्म्स भी डेवलप कर सकते हैं। तो ऊपर आराम से अपनी सब्जियां उग रही हैं और नीचे अपने फिश फार्म्स या फिर पिसी कल्चर को भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का ऐसा सस्टेनेबल सिस्टम है जहां पर हम लोग केवल और केवल विन विन सिचुएशन ही देख रहे हैं। अगला पॉइंट है कि क्यों बेनिफिशियल है। इसका रीजन एनर्जी एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर तो किसी भी चीज़ को चाहिए नहीं, लेकिन ये जो फ्लोटिंग फार्म्स हैं इसके ऊपर हम लोग चाहें तो सोलर सिस्टम्स वाले पैनल्स भी लगा सकते हैं। तो वहाँ से एक और हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि चलो साथ के साथ में रूफटॉप सोलर एरेस लगा दिए, वहाँ से हम एक एनर्जी भी प्रोड्यूस कर ले रहे हैं जो कि आसपास के रहने वाले इलाके हैं, और साथ ही साथ फ्लोटिंग फार्म्स वगैरह तो चल ही रहा था। स्पेशल एफिशिएंसी क्या है? स्पेशल एफिशिएंसी मतलब कि हम क्या कर सकते हैं ना, इनका पूरा गुच्छा बना सकते हैं। मतलब ये जो फ्लोटिंग फार्म्स होते हैं तो कहीं पर भी ऐसा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है जहां पर लोग रह रहे हैं लेकिन पास में कोई ऐसी जगह है, ब्रैकिश वाटर काइंड ऑफ जगह है, या तो कहीं पर भी ओवर फ्लडेड एरिया है या फिर वाटर लॉक्ड रीजन है, तो उन सब जगहों पर हम इनको यूज कर सकते हैं। तो स्पेशल एफिशिएंसी है क्योंकि वो रीजन तो वैसे ही पड़ा हुआ था, तो डेफिनेटली ये हमें एक अच्छा स्पेशल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर रहा है। रिसोर्स फ्रेंडली है क्योंकि उसको कोई भी नेचुरल प्रेसिपिटेशन, फर्टाइल लैंड या पेस्टिसाइड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मैंने आपको बताया वुडन चिप्स और कोकोनट के वो जो छाल होते हैं उन सबको यूज़ करके, और मतलब डेफिनेटली ऐसे रीजन जहाँ पर सॉइल बहुत अच्छी नहीं है उन सब जगहों पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये रिसोर्स फ्रेंडली है। हाइड्रोपोनिक गार्डन्स हम ऐसी जगह पर बनाते ही हैं जहाँ पर सॉइल हमें बहुत अच्छे से नहीं मिल पाती है, मतलब फर्टाइल सॉइल नहीं होती है। तो डेफिनेटली पानी के सहारे हम हर एक चीज़ न्यूट्रिएंट उसमें डाल डाल के हाइड्रोपोनिक सिस्टम या एक्वापोनिक सिस्टम जिसको बोलते हैं वहाँ पर भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं। अगला बेनिफिशियल पॉइंट है हमारा कम्युनिटी बेनिफिट्स का। सिंपल सा है। क्यों? क्योंकि देखो मॉनसून सिचुएशन में हम लोग देखते हैं बहुत सारे एग्रीकल्चरल लैंड पानी में डूब जाते हैं। एक तो पानी में डूब गए वहां पर भी इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे जगहों पर जहां पर फ्लडिंग बहुत कॉन्टिन्यूस रहती है तो वहां पर भी लैंड लॉस को मिटिगेट करने के लिए फ्लोटिंग फार्म्स हम यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ भी एक अच्छा पॉइंट मिलता है। इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। आप देखोगे कि जो फ्लोटिंग कल्टीवेशन है वो ट्रेडिशनली जो फार्म प्रैक्टिसेस होते हैं उससे 10 टाइम्स ज़्यादा प्रोडक्टिव है। ऐसा कुछ रिसर्च में सामने आया है। इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर या मेन्योर की ज़रूरत ही नहीं होती है, जिससे कि इसकी एफिशिएंसी और अच्छी होती है, प्रोडक्टिविटी और बढ़िया होती है। और यहाँ पर ऐसा कोई चीज़ है नहीं जो कि खराब हो। मान के चलिए कि आपको अब आगे चल के ये फ्लोटिंग फार्म्स यूज़ नहीं करने, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ का जितना भी सामान है उठा के लेके आओ, अपने एग्रीकल्चरल लैंड पर लगा दो, वो मेन्योर का काम करेगा। तो बात ये है कि हर जगह से ये विन विन सिचुएशन पर ही आ रहा है। लाइवलीहुड क्रिएशन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है इसमें कि लेबर इंटेंसिव काम है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन खूब अच्छे से होगा। जो महिलाएं हैं उनके लिए भी बढ़िया काम होता है। महीने लगा के वो लोग ऐसे फार्म बेड को प्रोड्यूस करती हैं, मतलब बनाती हैं, और नाव के जरिए जो मेन होते हैं वो उसको फिर नदी में ले जाते हैं, उसको अच्छे से प्लांट करते हैं, मतलब उसको सेट करते हैं, और फिर उसके ऊपर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ये फार्मिंग प्रैक्टिसेस होती है। तो लेबर इंटेंसिव है, इसीलिए लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छा है। फाइनली अगर हम लोग वे फॉरवर्ड की बात करते हैं तो सारी अच्छी अच्छी बातें जितनी भी हमने डिस्कस की वही फिर से आप यहाँ पर शॉर्ट में लिख दो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़िया से जनरेट होती ही है। ये एक ऐसा एग्रीकल्चरल सेक्टर है जहाँ पर हम लोग फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ की वाटर स्कैरसिटी है, ड्रॉट आ रहा है, नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, ये 365 दिन में खाना देने की कैपेसिटी रखता है। तो बस यही था। कभी भी क्वेश्चन अगर आता है आपको कि अगर हम क्वेश्चन के ऊपर पहुंचे और आपसे यही सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि फ्लोटिंग फार्म्स कैन हेल्प इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो आप इसका आंसर आप सब बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो आज के लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।